यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि मेंटरशिप के यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 9 है ये आपका इकोनॉमिक करेगा और साथ में आपका 10 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के उसमें देखने को मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन पूरा इकोनॉमिक के रहेंगे आपके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से 8 नंबर तक जो टेस्ट था वो मैं आपको यहाँ से पहले ही करा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। ठीक है, ये भी कराऊंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को 50-50% क्वेश्चन करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और टेस्ट नंबर 9। देखो एक बात और कि यहाँ पर जो दृष्टि को जो चल रहा है टेस्ट, ये टेस्ट आपका मेंटरशिप का टेस्ट है। ठीक है, और जो मैं 3 तक टेस्ट करा चुका हूँ वो जो यह मेंटरशिप के यहाँ पर जो टेस्ट है ये 9 नंबर टेस्ट है। राइट, जो यहाँ पर जो टेस्ट चल रहा है 3 नंबर तक मैं करा चुका हूँ, वो आपका क्या होता है जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो क्लास लेते हैं लोग क्लास करते हैं उसका टेस्ट होता है वो, और जो मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं उनके यहाँ पर इनोवा टेस्ट है ना। तो सिलेबस सबके अलग अलग है, आपको डाउट नहीं करना है, बाकी कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। राइट, पहला क्वेश्चन यहाँ से इसने बोला है केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। पहली बात, अनुमानित पेंशन व्यय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान से अधिक होगी। पहली बात, क्वेश्चन नंबर पहले का स्टेटमेंट जो रहेगा पहला वाला करेक्ट है। दूसरा, रक्षा मंत्रालय को सभी मंत्रालय में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी भी करेक्ट है बात। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय है उनको लेकर के यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर आवंटन प्राप्त हुआ था, बात सही है। तीसरी बात है, केंद्र की बकाया देनदारियाँ 2013-14 में लगातार से क्या है घट रही हैं और पहले से ही यहाँ पर जीडीपी 50% से नीचे है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से इसका गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी जो है, जीडीपी का यहाँ पर वर्ष 2025-26 के लिए बकाया देनदारियाँ जीडीपी का करीब 56.1% आंकी गई हैं और ये 2013-14 में जीडीपी के 52% से घटकर 2018-19 में 49% तक आई हैं। ठीक है, और भविष्य में सरकार ने मार्च 2031 तक बकाया देनदारियाँ जीडीपी की लगभग 50% से तक लाने का निश्चित निर्धारण किया है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें ऊपर की। क्वेश्चन नंबर 2 है जीएसटी परिषद के संबंध में विचार करना है। इसमें कोई प्रस्ताव तभी पारित होता है जब कम से कम 2/3 भारित मत इसके पक्ष में हो। सेकेंड बात, सेकेंड क्वेश्चन का पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है। क्यों? देखो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर यह परिषद सहमति पर आधारित होता है, निर्णय लेता है। यदि मतदान आवश्यक हो तो केंद्र सरकार द्वारा इसका कुल मत का 1/3 होता है, जबकि यहाँ पर सभी राज्य की सरकारों 2/3 मत होता है और किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 1/3 कम से कम 3/4 भारित मत आवश्यक होते हैं। ठीक है, 2/3 गलत हो जाएगा। भारित मत अगर पूछा है तो यहाँ पर 3/4 आपका होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता केंद्र वित्त मंत्री करते हैं, ये बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई अंतर्भाव जो अंतर्प्रवाह है इनफ्लो उसके बारे में विचार करना है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अंतर्प्रवाह विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा हुआ है। पहली बात। तीसरे का स्टेटमेंट यहाँ से पहला जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष 2023-24 में 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 14% की वृद्धि दिखाई गई है। सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी का सबसे अधिक अंतर्भाव हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्भाव में 1/3 से अधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु की रही है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्भाव रही है। ठीक है, 39% प्राप्त हुआ। उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद दिल्ली 12%। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। तो तीसरे का आंसर 1 2 ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स के बारे में विचार करना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 में देश के वित्तीय समावेशन की स्थिति मापक हेतु शुरू किया गया था। पहली बात यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, वर्ष 2025 का एफआई इंडेक्स 67 है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जबकि 2024 में ये 64 था, 64.2 था। दोनों बातें सही हैं। इसके उप सूचकांक में गुणवत्ता क्वालिटी का सबसे अधिक भारांश दिया जाता है। तीसरी बात होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर एफआई इंडेक्स में 3 उप सूचकांक में एक तो पहुंच जिसको बोलते हैं एक्सेस, ठीक है, यूजेज मतलब उपयोग, और एक क्वालिटी गुणवत्ता, इससे मिलाकर बना है जिन्हें क्रमशः 35, 45
और गुणवत्ता जो होगी उसको 20% मिला है। ठीक है, ये बोला क्वालिटी को, गुणवत्ता को सबसे अधिक बना दिया है, गुणवत्ता को सबसे अधिक नहीं दिया है, सबसे कम है, कितना है 20%। राइट, तो याद रखना है बात। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। तो फोर्थ का आंसर, चौथे का आंसर 1 और 2 ये यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिजिकल ट्रैक की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। इसका आशय उस स्थिति से है जब मुद्रास्फीति या नाममात्र आय में वृद्धि के कारण करदाता उच्च आयकर स्लैब में शामिल हो जाते हैं, भले उनकी वास्तविक क्रय शक्ति स्थिर बनी रहे। आंसर क्या होगा, पांचवें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसका आशय उस स्थिति से जिसमें करदाताओं के पास अधिक आय उपलब्ध सुनिश्चित का उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सेकेंड बात, पांचवें का सेकेंड बात है, ये भी क्या होगी, गलत हो जाएगी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ट्रैक की स्थिति में परिवारों के पास उपलब्ध जो डिस्पोजेबल होता है इनकम, उसमें कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है, जिससे उपभोग में कमी आती है और मांग की कमी करने से आर्थिक समृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। ठीक है, बढ़ावा नहीं मिलता है, बात गलत हो जाएगी। ये कर दरों में वृद्धि किए बिना सरकारी राजस्व को बढ़ाने से संबंधित होगा, ये बात सही है। 1 और 3 सही है। पांचवें का आंसर क्या होगा, पांचवें का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन छठा, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात, सरकारी बॉन्ड जारी करके लोगों से ऋण लेना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नए मुद्रा नोटों का निर्गमन करना, आरबीआई ने संचित नकदी को कम करना, इनमें से कितनी विधियां जो है घाटा वित्तीयन जो डिफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग होती है उसकी विधि का माना जाता है। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर। एक तो पहला यहां पर जैसे कि जो हो जाएगा आपका सरकारी बॉन्ड करके जो जारी करके लोगों को ऋण लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। नई मुद्रा चलाकर या बनाकर मुद्रा का छाप कर, है ना, ये भी कर सकते हो। ठीक है, और आरबीआई में नकदी संचित का उपयोग करना, ठीक है, ये तीनों से करेक्ट। लेकिन यहाँ पर मुद्रास्फीति के दौरान प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, प्रत्यक्ष करों का क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना लोगों की उपलब्धता आय को कम करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, लेकिन यह तो ऋण को लेकर ना ही मुद्रा छापकर इसको लेकर के उपलब्ध करेगा, तो इसे घाटे की वृद्धि के रूप में नहीं मान सकते हैं। ओनली 1 2 3 करेक्ट है आंसर, 3 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां, राजस्व व्यय के संबंध में विचार करना है। यह सरकार के परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। पहली बात यहाँ से सही है। यह अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक उत्पादक दक्षता को बढ़ावा देता है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह दीर्घकालिक उत्पादक दक्षता को बढ़ाता नहीं है, इसका स्वभाव अल्पकालिक होता है और यह भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह अधिक राजस्व व्यय समानता, आर्थिक पिछड़ेपन और निर्धनता को दर्शाता है। तीसरी बात सही है, 1 और 3 सही है, 7वें का आंसर सी। 8वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में बीमा से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024 मतलब 24 वाला है जो है, उसमें बीमा प्रसार विगत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसकी तुलना में यहाँ पर अभी विगत वर्ष में ये कम हुआ है बीमा प्रसार। पहली बात, क्योंकि 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, भारत में फाइनेंशियल ईयर 24 में बीमा घनत्व विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ठीक है, दोनों बातें क्या है यहाँ से करेक्ट है। तो बीमा घनत्व में क्या बढ़ा हुआ है, जबकि बीमा प्रसार में विगत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा दोनों बातें क्या है करेक्ट है, सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला है भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने प्रवासी भारतीयों से 135.46 या 46 या 46 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रमाण या रिकॉर्ड प्रेषण प्राप्त किया है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, विगत 5 वर्षों में खाड़ी देशों से होने वाले प्रेषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। सेकेंड बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, सेकेंड बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में मिलने वाले कुल प्रेषण का लगभग 45% अमेरिका और ब्रिटेन सिंगापुर से आता है। इसके विपरीत खाड़ी सहयोग परिषद से इसका योगदान कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेषण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर प्रभावित हो रहा है। ओनली 1 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन 10 है, भुगतान संतुलन चालू खाते के संबंध में विचार करना है। वस्तुओं का व्यापार, ठीक है, और सेवाओं में व्यापार, आय प्राप्तियां भुगतान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये बोला कितने यहाँ पर चालू खाता के घटक होंगे। चालू खाता के घटक यहाँ पर जो होंगे उनमें से कौन कौन से देखो, पहला दूसरा वस्तुओं में व्यापार,
और वस्तुओं का प्रवाह, ये बात वस्तुओं में व्यापार और सेवाओं में व्यापार, ये बात करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आय व्यय प्राप्तियां भुगतान, ये भी बात क्या है, चालू खाते का बात बताता है। लेकिन यहाँ पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है एफडीआई, फॉरेन जो यहाँ पर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एफडीआई, ये क्या होता है, ये देखो प्रत्यक्ष निवेश होता है एफडीआई, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी कि पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें दर्ज होता है। ये बात गलत होगी, यहाँ पे भुगतान संतुलन चालू खाते में नहीं आएगा। ठीक है, करंट डेफिसिट में नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो 3 बात इसकी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 10वें का सी। ठीक है, आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में विचार करना है। रिजर्व बैंक किसी विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां, आरबीआई द्वारा धारित स्वर्ण, भारत सरकार के अधिशेष आहरण अधिकार, इनमें से कितने भारत के सकल विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं? सकल विदेशी मुद्रा भंडार में जो शामिल है, आंसर हो जाएगा 11वें का एक तो तीनों। ठीक है, एक तो यहाँ पर रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा पर संपत्ति, आरबीआई द्वारा भारित स्वर्ण और इनकी द्वारा आहरण जो अधिकार होते हैं एसडीआर वो भी। ठीक है, तो 11वें का क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। बारह नंबर है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए निम्नलिखित उपाय पर विचार करना है। रुपए में व्यापार निपटान को सक्षम करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 12वें का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, सीमा पर लेनदेन के लिए यूपीआई जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सट्टा पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए रुपए को अत्यधिक अस्थिर कर देना। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर विनिमय दर स्थिरता रुपए की अस्थिरता पर सख्त नियंत्रण बनाए रखता है। आरबीआई ने यहाँ पर दैनिक उतार चढ़ाव को कम किया है, जिससे व्यापार और निवेश में एक स्थिर मुद्रा के लिए रूप में वैश्विक विश्वास में सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 12वें का आंसर 2 बात सही है। 13 नंबर है, लोक वित्त में फिजिकल स्लीपेज से तात्पर्य क्या होगा? ठीक है, देखो फिजिकल स्लीपेज कहाँ से होता है, उस स्थिति से जहां पर सरकार का वास्तविक राजकोषीय प्रदर्शन उसके नियोजित या लक्षित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर अपेक्षा से अधिक बजट घाटा के साथ सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो सकती है। यह राजकोषीय अनुशासन में विफलता का एक परिचायक होता है। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। 14 है, लघु वित्त बैंक जो होते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एसएफबी, इसके बारे में यूनिवर्सल बैंक को बदलने के क्रम को लेकर आरबीआई के जो मानदंड है उसको बताना है। एसएफबी एक सूचीबद्ध संस्था होने के साथ ही उसकी न्यूनतम नेट वर्थ जो होती है 1000 करोड़ होनी चाहिए। पहली बात, 14 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, कम से कम 5 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेकंड बात भी करेक्ट है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में उसका सकल एनपीए 3% और निवल एनपीए 1% से अधिक ना हो। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथा, उससे विगत 2 वित्तीय वर्ष में कम से कम 1 वर्ष में शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने वाले जो एसएफबी हैं उसके द्वारा विगत 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष शुद्ध लाभ अर्जित करने के साथ सभी जो निर्धारित पूंजी है उसकी पर्याप्तता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 3 यहाँ से करेक्ट हो, तो 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर 15 है, भारत के बाह्य ऋण के संबंध में विचार करना है। कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक उधार की काफी अधिक हिस्सेदारी है। पहला, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, भारत के कुल बाह्य ऋण में अमेरिकी डॉलर में अंकित ऋण सबसे अधिक हिस्सेदारी होगी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात भी करेक्ट थी और तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकी डॉलर बोला अंकित ऋण सबसे अधिक है, तो ये बात सही बता रहा है। तीसरा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के बाह्य ऋण में सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर 18.5% था, इसको लेकर के यहाँ पर 19% हुआ है, तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, पहली बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसने जो बाह्य ऋण था 10% बढ़कर मार्च 2025 के अंत तक ये करीब 736 से
मतलब 668 से 736 हो गया था, ये भी बात बढ़ी हुई थी। तो तीनों चीज़ यहाँ से इसकी करेक्ट बता रहे हैं। डी यहाँ से क्या होगा, भारत के 12 ऋण है, तीनों बातें इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जे कर्व प्रभाव के बारे में विचार करना है। मुद्रा उन्मूलन के बाद व्यापार संतुलन में त्वरित सुधार होना, ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात है मुद्रा उन्मूलन के बाद परिणाम में व्यापार संतुलन की स्थिति में खराब होना, फिर उसे सुधार आना, और बढ़ते आयात के कारण दीर्घकालिक स्तर पर व्यापार संतुलन की स्थिति खराब होना। तो ये बोला कि इनमें से कितने जे कर्व के प्रभाव होंगे। जे कर्व का जो प्रभाव होगा ये बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस का आशय क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा और चालू घाटा जो होता है उसमें एक साथ होना, ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्विन डेफिसिट हाइपोस जो थीसिस है इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। 17 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 नंबर है, विनिमय दर सूचकांक के संबंध में विचार करना है। नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर नीर घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्राओं की तुलना में द्विपक्षीय नाम मात्र विनिमय दरों में भारित औसत है। पहली बात 18 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है वास्तविक प्रभावी दर विनिमय दर रीर नाम मात्र विनिमय दर जो होती है उसमें भारित औसत को लेकर के अन्य देशों की बीच यहाँ पर सापेक्ष मूल्य होते हैं उसको दर पर समायोजित किया था इनको। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। रीर को लेकर मैंने यूकेटी जो टेस्ट है उसमें भी समझाया काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक का कराया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इकोनॉमिक का जो करंट का क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। 100 क्वेश्चन स्टैटिक के थे, 100 क्वेश्चन करंट को लेकर के थे, तो सब आपको वर्क कर सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वहाँ पर, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन 19 है, अंतिम वस्तुओं अवधारणा के संबंध में जो मत विचार उस पर विचार करना, देखते हैं मदों पर विचार करते हैं। एक उपभोक्ता द्वारा खुदरा दुकान से खरीदी गई कमीज कताई मिल द्वारा कपड़ा मिल बेचा गया, ठीक है। एक किसान द्वारा कृषि उपयोग को लेकर खरीदा गया ट्रैक्टर और एक परिवार द्वारा घर में चाय बनाने के लिए खरीदी गई चाय पत्तियाँ। तो ये बोला है इसमें से कितनी अंतिम वस्तु के रूप में योग्य होंगी। आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। देखो अंतिम वस्तु के लिए जो होंगी एक तो हो जाएगा यहाँ से ये, देखो ये वस्तु की जो प्रकृति है उसमें नहीं बल्कि यहाँ पर उसके उपयोग में आर्थिक प्रवृत्ति को लेकर कोई अंतिम वस्तु बन जाती है, जैसे कि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई कमीज, ठीक है, और कपड़ा मिल को बेचा गया सूद, ठीक है, उससे क्या होगा मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम नहीं है ये, राइट। क्या बोला था इसमें, बोला था कि अंतिम वस्तु योग्य, तो अंतिम नहीं होगी ये। अगला किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर, ये क्या होगा अंतिम वस्तु है, ठीक है, सही है। और एक परिवार द्वारा खरीदी गई चाय पत्ती अंतिम उपयोग है, क्योंकि यहाँ पर घर पर उपयोग की जाने वाली 15 यहाँ पर दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हो, सही है। पकाने हेतु रेस्टोरेंट में खरीदा गया चावल जिसे ग्राहकों को बेचा जाता है, ये बात क्या है मध्यवर्ती वस्तु है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2, 4 और 1 तीन बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है भोजन वस्त्र मनोरंजन उपयोग उपभोक्ता व्यय, राजमार्गों के निर्माण पर सरकारी व्यय, किसी कारखानों द्वारा नई मशीनों की खरीद। इनमें से बोला है व्यय विधि उपयोग की गणना करते समय इनमें से कौन से सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा होंगी। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो पहला वाला, ठीक है, भोजन वस्त्र मनोरंजन का उपयोग व्यय और राजमार्गों में निर्माण की सरकारी व्यय, ठीक है। तीसरा किसी कारखानों द्वारा नई मशीनों की खरीद और अन्य देशों के लिए आईटी सेवाओं का निर्यात। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। तो पांचवी बात है विदेशों से कच्चे तेल का आयात, ये बात इसकी गलत होगी, ठीक है। ये बात क्या है, ये बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से जो कच्चे तेल का आयात है ये जीडीपी में जोड़ा नहीं जाता है, इसी सूत्र में घटाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये विदेश में उत्पादित वस्तुओं का व्यय को दर्शाता है, राइट। तो ये बात गलत होगी। आंसर 1 2 3 4 चार बातें करेक्ट हैं बी। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के संबंध में विचार करना है। सऊदी अरब में कार्यरत एक भारतीय नागरिक द्वारा अर्जित वेतन, चेन्नई में संचालित विदेशी कारखानों से लाभ, बेंगलुरु में कार्यरत विदेशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दिया जाने वाले वेतन, ये बोले में से कितने भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के शामिल होंगे जीडीपी में। आंसर हो जाएगा 21 में जो जीडीपी में शामिल होंगे एक तो
चीन में संचालित विदेशी कपड़ों का लाभ। ठीक है, ये बात क्या होगी, करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन गतिविधि है भारतीय क्षेत्र के भीतर हो रही है ये। ठीक है, भले ही स्वामित्व वाली कंपनी हो, ठीक है, स्वामित्व विदेशी कंपनी हो। अगला आंसर हो जाएगा आपका क्या, तीसरा, बेंगलुरु में कार्यरत विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट। तो दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये रोजगार का उत्पादन भारत के भीतर हो रहा है और आय जीडीपी का हिस्सा है, चाहे प्राप्तकर्ता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ठीक है, तो दो बातें यहाँ से करेक्ट, भले ही कि आपसे कोई इंग्लैंड वाला व्यक्ति इंडिया बना रहा हो। ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। और ये जो सऊदी अरब वाली बात है, ये बात क्यों गलत है, क्योंकि सऊदी अरब में कार्यरत एक भारतीय नागरिक द्वारा अर्जित वेतन ये घरेलू क्षेत्र से बाहर अर्जित की जा रही है। इसे भारत के सकल जो घरेलू उत्पाद है उसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में शामिल किया जाता है इसको, जो सऊदी अरब वाला है इसको। ठीक है, और लंदन वाले। तो दो बातें सब करेक्ट है, 2 और 3, आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। कथन 1, कथन 2। पहली बात इसमें बोले सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। पहली बात 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, मूल्यह्रास को कारक आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये उत्पादन के कारक के रूप में पूंजी के किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मूल्यह्रास एक क्या है, मूल्यह्रास एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद जो होता है, मूल्यह्रास अधिक समय और अप्रचलन के कारण परिसंपत्ति के मूल्यह्रास यानी शामिल होता है। इसमें टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं, और मूल्यह्रास किसी भी आय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, यह हिस्सा नहीं बनता है। और यदि हम कह सकते हैं कि मूल जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, इसे मूल्यह्रास घटा दें तो हमें प्राप्त होने वाली आय कुल राष्ट्रीय उत्पाद का एनएनपी कहा जाएगा, एनएनपी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 बात करेक्ट है, पहली वाली। आंसर 22 का सी करेक्ट है। 23, जीडीपी अपस्फीति कारक सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार परिभाषित किया सकता है। आंसर हो जाएगा, देखो आंसर जो होगा 23 का, ये नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कीमतों का एक प्रतिशत सूचकांक है, जिसे जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। इस प्रकार यदि जीडीपी का अर्थ नाममात्र जीडीपी और जीडीपी का अर्थ वास्तविक जीडीपी से, तो जीडीपी ही अपस्फीति कारक अपॉन जीडीपी। तो यहाँ से मतलब जो बी स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो समग्र मूल्य के स्तर को परिवर्तन को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर अपस्फीति कारक जीडीपी के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने टेस्ट कराया इकोनॉमिक का, वो मैंने आपको एक एक टर्म्स वहाँ पे समझाए भी हैं, आप वो पेपर जरूर देखो इकोनॉमिक का। ठीक है, जो मैंने यूकेटी वाला कराया है। ठीक है, यहाँ से भी करो क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने एक एक चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा समझाई और। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतों में शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी में अपस्फीति कारक आयातित वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं। ये बात करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई में उन वस्तुओं के मूल्य शामिल होते हैं जो उपभोक्ता उपभोग करता है, इसमें आयातित वस्तुएं के मूल्य भी सम्मिलित होते हैं, जबकि यहाँ पर जीडीपी अपस्फीति कारक में आयातित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सीपीआई में भारांश या भारांक स्थिर रहता है, जबकि जीडीपी में अपस्फीति कारक भारांश प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के स्तर के अनुसार बदल जाता है। ये बात करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। पूछे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, डी। 25 है, इंडिया एनर्जी स्टेक के बारे में विचार करना है। आईईएस पहल का नेतृत्व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल है, डीपीआई की। आईईएस का उद्देश्य प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से कुशलतापूर्वक एकीकृत करना। सेकेंड बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इंडिया एनर्जी स्टेक जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के सहज एकीकरण को सुगम बनाना, डिस्कॉम की दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, तो केवल 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 26, रोजगार संबंध ईएलआई योजना के संबंध में विचार करना है। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ 6 से 12 माह की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने में सशर्त होगा। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ईएलआई योजना सभी क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 26 का जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये योजना अपने लाभों के हिस्से में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं करती है। ये बात गलत होगी, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए। 27 नंबर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया जिमिस्लेसेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा 27 का बी, टाइप 1 के मधुमेह हेतु स्टेम सेल से प्राप्त
आईलिड सेल थेरेपी होगी, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, पालन योजना के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, पालना योजना को अम्ब्रेला मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के रूप में लागू किया जा रहा है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 21 का करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, देखो पालन जो योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बढ़ते महिला रोजगार, शहरी प्रवास, एकल परिवार को संख्या की वृद्धि के कारण इसमें औपचारिक देखभाल का समाधान करना। ये योजना 6 वर्ष आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पोषण आवश्यकताओं, संज्ञानात्मक विकास, वृद्धि की भागीदारी, ठीक है, और निगरानी करना, टीका में सहायता करना, तो ये सब में हेल्प करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें पोषण सहायता, स्वास्थ्य सेवा, संज्ञानात्मक विकास, वृद्धि, निगरानी, ठीक है, टीकाकरण, ये सब पे जोर देगी। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है योजना ये। 29, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में विचार करना है। इसे आपदा प्रबंधन संशोधन 2025 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट होगा। दूसरा, इसकी अध्यक्षता भारत में गृह सचिव द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी, ना कि गृह सचिव द्वारा। इसके किसी भी राष्ट्रीय स्तर की आपदा या आपात स्थिति में केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। ये बात करेक्ट है। ओनली 1-3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें सही है। 30 नंबर, अनुसंधान विकास नवाचार आरडीए के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य कम या शून्य ब्याज दर दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करके निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को नोडल विभाग के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या, अनुसंधान और विकास जो नवाचार है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। राइट, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। 31 देखते हैं। 31 है, फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है इसमें इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में लागू किया जा रहा है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसे बायो बैंक की कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था जो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद है उसके अंतर्गत आता है, ना कि यहाँ पर इसके जो बताया कि किसान परिवार कल्याण मंत्रालय, गलत हो गया। सेकेंड बात है इसके तहत भारत में विभिन्न हिस्सों में 10,000 व्यक्तियों को जीनोमिक जीवन शैली क्लिनिकल डेटा एकत्र करना शामिल होगा। ये बात करेक्ट है, तो बी स्टेटमेंट सही है, ये बात सही है तो ठीक है। 32, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB के बारे में विचार करना है। ये भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कौशल प्रशिक्षण एवं जॉब प्लेसमेंट को केंद्रित होगा इस पर, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर यह भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो विशेष रूप से कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट पर केंद्रित होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका लक्ष्य होगा 4 वर्षों में 50,000 युवाओं लगभग 60% महिला भागीदारी को लाभ पहुँचाना, ठीक है। 60% महिला भी यहाँ याद रखना है। SIB मॉडल का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन को वास्तविक मॉडल के साथ जोड़कर खर्च किए गए प्रति डॉलर से अधिकतम सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित करना। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 33 है, निम्नलिखित घटनाओं को विशेष रूप से देखते हैं इसको। बोला विशेष रूप से किसका अध्ययन के लिए नासा जो ट्रेसर से मिशन डिजाइन किया गया था। आंसर हो जाएगा 33 का डी, पृथ्वी के पोलर जो कष्ट क्षेत्र है उसके पास चुंबकीय पुनर्संयोजन को लेकर के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर इसे डिजाइन किया गया था। 33 का डी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 34 है, प्रलय मिसाइल जिसका हाल ही में DRDO द्वारा उड़ान प्रक्षेपण या परीक्षण किया गया था उसमें सबसे उपयुक्त वर्णन क्या बता रहा है इसमें। आंसर हो जाएगा 34 का, ये सबसे उपयुक्त होगा जो ठोस ईंधन चलित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल होगी है, ठीक है। इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस द नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया जाना शामिल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। 35 है, विकास वित्तीय संस्थान जो डेवलपमेंट है फाइनेंशियल यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स उसके बारे में विचार करते हैं। DFI का उद्देश्य अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक विकास विस्तार को बढ़ावा देना। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है।
सेकंड, ये संस्थाएं वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान करती हैं। सेकंड भी करेक्ट है। प्रारंभिक DFI में कुछ ऐसे संस्थान शामिल थे जो समय के साथ साथ वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित हो गए हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है विकास वित्तीय संस्थान को लेकर। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ से वर्ष 2024-25 में जो बाह्य क्षेत्र की स्थिरता होती है के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बोला पहला, वस्तु मार्केटाइज निर्यात की तुलना में वस्तु आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु आयात में वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक रही, जिससे यहाँ पर व्यापार घाटा है जो ये मार्केटाइज ट्रेड डेफिसिट जिसको बोलते हैं में और वृद्धि हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2024 में आयात 5.2% की वृद्धि देखी गई, जबकि निर्यात में 1.6% की वृद्धि देखी गई है। पहला सही है। दूसरा, भारत के प्रभावी सेवा निर्यात उसी वैश्विक सेवा निर्यात में शीर्ष स्थान मिला हुआ है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का सेवा निर्यात प्रभावी अवसर है, लेकिन यहाँ पर यह वैश्विक सेवा निर्यात में शीर्ष स्थान नहीं है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 37 है, वर्ष 2017 से 2024 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्वारा सृजित रोजगार के संबंध में विचार करना है। रोजगार में कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी में कमी आई है। पहली बात, 37 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिसमें जो देखो कृषि क्षेत्र में अब रोजगार भी सबसे बड़ा योगदान बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी हुई है। ठीक है, तो गलत हो गया। रोजगार में उद्योग सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, वृद्धि नहीं हुई है। दोनों बातें गलत है, डी। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। देखते हैं इसको। महिला श्रम जो भागीदारी बल है FPR में 7 वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। पहली बात, 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, महिला श्रम भागीदारी दर FPR वृद्धि का प्रमुख कारण नगरीय महिलाओं में बढ़ती भागीदारी होगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण हुई है। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। आंसर 38 का क्या होगा? 38 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 39, अंतर्देशीय जलमार्ग पहल के बारे में विचार करना है। परियोजना और उद्देश्य देखते हैं इसको। 39 को पहला, हरित नौका दिशा निर्देश, ये क्या होगा? अगले 1 वर्ष में 1000 अंतर्देशीय जलपोतों को ग्रीन बनाना। पहली बात, 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका उद्देश्य 10 वर्षों में 1000 अंतर्देशीय जलपोतों को ग्रीन बनाना। ठीक है, अगले 10 वर्षों में, ना कि अगले 1 वर्षों में। कार्गो प्रमोशन स्कीम कार्गो मालिकों को रेल तथा सड़क जगह पर जलमार्ग परिवहन अपनाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करना, ये बात सही है। तीसरा, जलमार्ग विकास योजना, ये क्या है? सामुदायिक जेट्टी निर्माण के साथ नेविगेशन में सुधार करना, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ से क्या है? करेक्ट है। 39 का आंसर बी करेक्ट है। 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, पहले यहाँ से भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत में ±2% की लूज सीमा, ठीक है, 4 या 2 लूज सीमा टॉलरेंस बैंड के साथ मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है। सेकेंड बात, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, मुद्रास्फीति लक्ष्य भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 40 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 2 और 3 सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं एक। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। लोग तभी बैंक से पैसा जमा करते हैं पैसा जमा करना पसंद करेंगे जब बैंक की ब्याज दरें मुद्रास्फीति दर से अधिक हों। पहली बात, 41 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा,
नाम मात्र ब्याज दर का आशय मुद्रास्फीति हेतु समायोजन ब्याज दर से होगा। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो नाम मात्र ब्याज दर का आशय उस दर से जो बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि पर देते हैं, ठीक है, बचत खाते पर, जैसे कि 6% मान सकते हो, ठीक है, इसे मुद्रास्फीति में समायोजन हेतु नहीं किया जा सकता है, तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 41 का सी। 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण अधिक मुद्रा आपूर्ति हो सकता है, लेकिन सरकारी व्यय में वृद्धि नहीं हो सकती है। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब मांग कुल जमा आपूर्ति से अधिक हो जाती है तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाती है। इसके कारण अधिकांश मुद्रा आपूर्ति सरकारी खर्च में वृद्धि, निजी निवेश में वृद्धि, उपयोग में वृद्धि आदि शामिल होती है, ठीक है। तो क्या सरकारी व्यय भी यहाँ पर मांग बढ़ने का एक कारण है, तो पहली बात गलत हो गया। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण वेतन वृद्धि हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा कर कम करना नहीं हो सकता, ये बात सही है। आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 43 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोग खर्च करने में कम रुचि लेते हैं, लोग उधारने में कम रुचि लेते हैं, और मुद्रास्फीति प्रतिशत घटने के बाद सकारात्मक रहता है और अर्थव्यवस्था में मांग की वृद्धि होती है। तो ये किस बात को लेकर बता रहे हैं, देखते हैं स्टेटमेंट आगे। ये बोला है कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के बारे में सही बता रहे हैं। अपस्फीति के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है, राइट, ये बताना है। तो देखो अपस्फीति होती क्या है, ये पता होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अपस्फीति का अर्थ समान तौर पर मूल्य स्तर में गिरावट है, जैसे कि यहाँ पर अक्सर मुद्रापूर्ति या खर्च में कमी आने के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। आंसर क्या होगा, एक तो देखो पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, जब कीमतों जब लोग खर्च करेंगे तो क्या कम रुचि लेंगे, ठीक है, बात सही है। सेकेंड, लोग उधार लेने में कम रुचि लेते हैं, ये भी बात सही है, उस डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो ये बात सही है, ठीक है। तीसरा, मुद्रास्फीति प्रतिशत घटने के बाद सकारात्मक रहता है, ये भी बात क्या है, गलत हो जाएगी तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो अपस्फीति जो है उसमें मुद्रास्फीति में कमी का आशय मुद्रास्फीति दर की कमी का आने से, लेकिन वह मुद्रास्फीति में सकारात्मक बनी रहना, ऐसे में कीमतें कम नहीं होती बल्कि उसमें बढ़ने की दर कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था मांग की वृद्धि होना, ये बात गलत है, क्योंकि अपस्फीति में मांग की कमी आती है, जिससे अपस्फीति के कारण बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो, तो आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है। 43 का आंसर क्या होगा, 43 का ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 2 ए। 44 देखो इकोनॉमिक के जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करो कि इनको लिखने की चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ, तो आप इनको एक बार बैठ के याद करोगे, देखोगे, समझोगे क्या है, तो आपको इकोनॉमिक समझ आएगा, वरना सोचेगा ऊपरी ऊपर में चल रहा हूँ तो इकोनॉमिक के एक भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। 44 देखते हैं। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिलिप्स वक्र का बेहतर रूप से वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा, इसका आशय मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है फिलिप्स वक्र का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यह वक्र दर्शाता है कि बेरोजगारी में कमी आने पर मजदूरों में वृद्धि से मुद्रास्फीति वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आर्थिक विकास से अधिक रोजगार सृजित होते हैं और बेरोजगारों की कमी आती है, लेकिन साथ ही मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। 45 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं में होने वाली मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जा सकता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं में होने वाली मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है, ये बात सही है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं यूकेटी में, समझाया भी यहाँ पर जो WPI और CPI है उसके बारे में। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हेडलाइन मुद्रास्फीति के तहत संबंधित टोकरी में शामिल सभी वस्तुओं के मूल्य में बदलाव को दर्शाया जाता है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है, कोर मुद्रास्फीति के तहत हेडलाइन मुद्रास्फीति में शामिल खाद्य पदार्थों और ईंधन जैसी वस्तुओं को हटा दिया जाता है, सेकेंड बात भी सही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिक प्रासंगिक होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं। 46 का आंसर डी सही है। 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, स्फीतिकारी अंतराल गैप की गणना उपभोग हेतु उपलब्ध डिस्पोजेबल आय और उत्पादन के बीच अंतर के रूप में की जाती है, पहली बात। 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, स्फीतिकारी अंतराल का आशय उस स्थिति से जब मुद्रास्फीति से पूर्व की कीमतों में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा,
47 का ए स्टेटमेंट सही है। आप इसको लिख सकते हो, स्फीति कार्य अंतराल जो है क्या है ना। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बना के आप नोट कर सकते हो उसको। 48 है क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टैटिक पॉइंट बता रहा है ना, पूरी इसकी जो बात थी वो बता दी उसने इसी स्टेटमेंट में ही। 48 है वित्तीय बाजारों के संबंध में विचार करना है। पूंजी बाजार के तहत मुख्य रूप से समानता 1 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाले प्रतिभूति खरीद एवं बिक्री शामिल होती है। पहली बात 48 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा इससे ये करेक्ट है। मुद्रा बाजार में व्यापार किए जाने वाले उपकरण में उच्च तरलता के साथ परिपक्वता अवधि जो होती है 1 वर्ष से कम होती है। ठीक है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अत्यधिक तरल और कम परिपक्वता अवधि अर्थात 1 वर्ष से कम। ठीक है, तीसरा क्या होगा देखते हैं। पूंजी बाजार में समानता इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, जबकि मुद्रा बाजार मुख्य रूप से ऋण उपकरणों पर केंद्रित होता है। क्या होगा तीसरा आंसर करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। आंसर 48 का डी। 49 देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक बाजार के अंतर्गत कंपनी द्वारा पहली बार निवेशकों को नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द्वितीयक बाजार में निवेशकों के बीच पहले से जारी प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, जिससे जारीकर्ता प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से जो बात बता रहा है एकदम सही है, प्राथमिक और यहाँ पर द्वितीयक बाजार के बारे में, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। देखते हैं और आगे और भी स्टेटमेंट है क्या। हाँ, तीसरा भी है। सरकारी प्रतिभूति जीसेस केवल द्वितीयक बाजार में ही व्यापार होता है इसका। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात जो है 49 का ये क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार के साथ साथ द्वितीयक बाजार में भी खरीद सकते हैं, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियां जीसेस का केवल द्वितीयक बाजार में ही नहीं बल्कि प्राथमिक बाजार में भी व्यापार होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 50 सरकारी प्रतिभूतियां जीसेस के संबंध में विचार करना है। सरकारी प्रतिभूतियों का आशय केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी व्यापार योग्य उपकरण होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इससे सरकार का ऋण दायित्व संदर्भित होता है, ऋण का दायित्व संदर्भित होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, राज्य सरकारों द्वारा ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि अब ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिकतम 364 दिनों की अवधि के लिए जारी करते हैं। तो 50 का आंसर क्या होगा, सभी तीनों सही है, डी। 51 है इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों जो है उसके संदर्भ में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही होगा इसमें। ठीक है, देखते हैं। पहला, इक्विटी प्रतिभूतियां निवेशकों को कंपनी में लाभ या लाभांश प्रदान करती है। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ऋण प्रतिभूतियों में निवेशक समानता मतदान अधिकारों और कंपनी के प्रबंध प्रत्यक्ष नियंत्रण के हकदार होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें क्या है करेक्ट है। अच्छा, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ से जो ऋण प्रतिभूति को निवेशक बोला समान मतदान अधिकारों पर लेकर प्रत्यक्ष नियंत्रण के हकदार होंगे, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऋण प्रतिभूति में निवेशक मालिक नहीं बल्कि ऋणदाता होते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें समानता मतदान का अधिकार या कंपनी प्रबंध को लेकर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये बात गलत होगी। सेकेंड बात गलत है, पहली बात सही है, क्योंकि उनका प्रमुख अधिकार निश्चित ब्याज भुगतान और मूलधन की वापसी तक सीमित होता है। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 52 है विदेशी मुद्रा बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो उसके बारे में विचार करना है। कथन 1, कथन 2 ये बोला है स्पॉट लेन देन मुद्राओं में तत्काल आपूर्ति हेतु विक्रय और क्रय शामिल होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, स्पॉट विनिमय बाजार एक ओवर द काउंटर बाजार होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों क्या है करेक्ट है। आंसर क्या होगा, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बातें तो दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं वो, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 52 क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, राइट। 52 क्वेश्चन हो गए, और जो बढ़ाएंगे 53 क्वेश्चन से लेकर और जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में करा दूंगा, राइट। वहाँ से आप पूरे करोगे और साथ में आपको ये देखो एक क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको लिखने हैं सब चीज़ें, तब आपकी इकोनॉमिक समझ आएगी चीज़ें। आप ये हर जगह जैसे मैंने 2 पेपर आपके इकोनॉमिक के कराए, एक पेपर ये होगा तीसरा, ठीक है, तो करीब 300 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक हो जाएंगे यहाँ पर।
इतनी क्वेश्चन आप करोगे कि चीज़ समझकर तो आपको चीज़ें कैसे नहीं आएंगी, बस ध्यान से आपको चीज़ें करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा फिर भी तो आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।